नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था शुद्ध दारितीय परिपथ। तो अब तक अपने 3 परिपथ पढ़ चुके हैं। एक के अंदर शुद्ध प्रतिरोध और दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा था शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और तीसरा जो लास्ट क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने वो था शुद्ध दारितीय परिपथ। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो आपका परिपथ आता है चौथा, जो है LR परिपथ या RL परिपथ आप लोग बोल सकते हो। तो देखिए अपना आज का नया टॉपिक LR परिपथ। LR परिपथ, ठीक है। तो हमारा नया टॉपिक जो है वो क्या है, LR परिपथ है। देखिए सबसे पहले अपने इसमें परिपथ बना लेते हैं। और यहाँ क्या कर देते हैं, एक वोल्ट का स्रोत जो है वो जोड़ देते हैं। V = V0 sin ओमेगा t। ये आपके पास में प्रतिरोध है और ये क्या है, प्रेरकत्व है। ये जो वोल्टता स्रोत है इसकी वजह से प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता आती है उसे हम लोग लिख देंगे VR से, और जो प्रेरकत्व है उसके सिरों पर जो वोल्टता आती है इसे हम लोग लिख देते हैं VL से। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती जो स्रोत हम लोगों ने लगा रखा है उसके लिए वोल्टेज और करंट जो है उनके समीकरण लिखते हैं। तो वोल्टेज का समीकरण आपके पास में V = V0 sin ओमेगा t, और करंट के लिए जो समीकरण है वो है I = I0 sin ओमेगा t। तो ये आपके पास में क्या है, वोल्टेज और करंट के लिए समीकरण है। अब इस धारा के अंदर, इस धारा के कारण अगर अपने देखें तो जो परिपथ है उस परिपथ के अंदर प्रतिरोध भी लगा हुआ है और प्रेरकत्व जो है वो प्रेरकत्व भी लगा हुआ है। तो इन दोनों के सिरों पर क्या होगी, वोल्टता ही आएगी। सबसे पहले आप लोग लिखोगे प्रतिरोध R के लिए वोल्टता, या प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टता। तो प्रतिरोध R के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो कितनी होगी, वो होगी VR किसके बराबर, V0R और sin ओमेगा t के बराबर होगी, ठीक है। V = V0R sin ओमेगा t जो है उसके बराबर होगी। इसी तरीके से आप लोग किसके लिए लिखोगे, प्रेरकत्व L के सिरों पर वोल्टता, प्रेरकत्व L के सिरों पर वोल्टता। तो वो कितनी होगी, VL किसके बराबर, V0L sin ओमेगा t + π/2 के बराबर होगी, ठीक है। ये आपके पास में समीकरण 3 और समीकरण 4 जो है वो प्राप्त हो जाती है। समीकरण 3 के अंदर आपके पास में लिखा गया है VR = V0R sin ओमेगा t, और समीकरण 4 के अंदर लिख रखा है VL = V0L और sin ओमेगा t + π/2, ठीक है। अब अगर अपने देखें तो आपके पास में 2 अवयव इसमें लगे हुए हैं, एक प्रतिरोध है और दूसरा क्या है, प्रेरकत्व है। तो इन दोनों अवयवों के लिए अगर आप लोग देखोगे तो एक तो लगा हुआ है प्रतिरोध और एक लगा हुआ है प्रेरकत्व। इन दोनों के लिए अगर आप लोग वोल्टेज और करंट को देखोगे तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों के लिए अगर आप लोग देखो तो VR और I जो है वो एक ही दिशा में होंगे, यानी इनके बीच में कलांतर जो है वो नहीं होगा। परंतु VL जो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर VL जो है वो I से कितना आगे होगा, तो वो 90 डिग्री कला कोण से क्या रहेगा, आगे रहेगा। कौन, VL जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री कला कोण से आगे रहती है, किससे, करंट I से, ठीक है। अब कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है इसके बारे में अपने सूत्र व्युत्पन्न कर चुके हैं जब आप लोगों ने शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ पढ़ा था। और जो शुद्ध प्रतिरोध या परिपथ पढ़ा था उसके अंदर तो आप लोगों ने देखा था कि दोनों में से कोई भी आगे नहीं रहता है, दोनों जो है वो समान कला के अंदर रहते हैं। अब देखिए परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका शिखर मान और परिपथ की प्रतिबाधा जो है उसे हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो एक तो अपने सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, परिपथ की जो धारा है, शिखर धारा है, उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, और एक आपको ज्ञात करना पड़ेगा परिपथ की प्रतिबाधा जो है उस प्रतिबाधा का मान। इसके लिए मैं इन समीकरणों को एक साइड में रखता हूँ। तो एक तो आपके पास में ये समीकरण है, एक समीकरण है I = I0 sin ओमेगा t। ये दोनों समीकरण तो स्रोत के लिए, और जो आप लोगों ने लिखा है VR = V0R और sin ओमेगा t, ये हम लोगों ने लिख रखा है प्रतिरोध के लिए, और ये आप लोगों ने लिख रखा है sin ओमेगा t + π/2
2। ये आप लोगों ने किसके लिए लिख रखा है? ये आप लोगों ने लिख रखा है इस परिपथ के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान ज्ञात करना है और प्रतिबाधा जो है उस प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अपना टॉपिक आ गया इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और परिपथ की प्रतिबाधा। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा प्रतिबाधा। ध्यान रखना, प्रतिबाधा जो है वो किसकी होगी? परिपथ की होगी। और शिखर मान जो है वो आपको किसका ज्ञात करना है? प्रत्यावर्ती धारा का करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, गुणनशील सदिश ओ ए वेक्टर लेंगे और उसके द्वारा व्यक्त करेंगे V0R को। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम अपने कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। एक तरफ इसमें x लेते हैं, दूसरी तरफ अपने y लेते हैं। ठीक है, और इस साइड अपने क्या करते हैं, परिणामी को लिखते हैं P से और ये A, और इस साइड आपका आ जाता है पॉइंट B और ये आता है O। ये आपका परिणामी मान आ जाएगा और इस साइड आ जाएगा V0R और ये आ जाएगा V0L। ठीक है, तो V0R, V0L और ये सारे मान जो है इसमें हम लोग लिख देते हैं। और जो परिणामी आ रहा है उस वो परिणामी इसके साथ में कितना कोण बना रहा है, तो फाई कोण के साथ में वो लिखा गया है। इस तरफ अपने V0R के साथ साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, IB लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे यहाँ तक लेते हैं V0R को और V0L को हम लोग यहाँ तक लेते हैं। I0 जो है वो लगातार इस साइड आपके पास में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो अपने इन्हें सोल्व कर लें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक गुणनशील सदिश लेना पड़ता है। तो यहाँ गुणनशील सदिश जो है अपने क्या लिया है, OA वेक्टर लिया है। यानी एक गुणनशील सदिश अपने इसमें लेते हैं और वो गुणनशील सदिश यहाँ पर क्या लिया है, अपने OA वेक्टर लिया है। तो OA वेक्टर जो आपके पास में गुणनशील सदिश है उसके लिए आपके पास में ये जो मान है वो किसके बराबर लिखा है, V0R के बराबर रखा है। और जो OB वेक्टर है इसे हमने किसके द्वारा व्यक्त किया है, V0L के द्वारा व्यक्त किया है। और OP वेक्टर जो है इसे हम लोगों ने किससे लिख दिया है, V0 से लिख दिया है। अब सामने जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज के लिए आप लोग क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय को काम में लोगे। त्रिभुज कौन सा है, OAP। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज OAP से, त्रिभुज OAP से त्रिभुज OAP के अंदर आप लोग लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये बराबर आएगा OP की स्क्वायर किसके बराबर, OA की स्क्वायर प्लस AP की स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए ये V0L है, तो ये जो मान है ये भी कितना आएगा, V0L आएगा। तो यहाँ बनेगा आपके पास में V0 की स्क्वायर और OA जो है ये किसके बराबर है, V0R के बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, V0R की स्क्वायर आ जाएगी प्लस AP, ये AP है परंतु ये AP किसके बराबर है, OB के बराबर है और ये बराबर है V0L के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, V0R स्क्वायर और प्लस में लिख दोगे आप लोग V0L स्क्वायर। और यहाँ से आप लोग मान ज्ञात कर सकते हो किसका, V0 का। अगर V0 का आप लोग मान ज्ञात करोगे तो V0 का मान यहाँ से आपके पास में कितना आ जाता है, तो V0 का मान आ जाता है V0R स्क्वायर प्लस V0L स्क्वायर और इसका लिख देते हैं हम अंडर। ये कोई समीकरण नंबर लगा लेना, जैसे समीकरण नंबर 5 अगर अपने इसे लगाएं तो V0 जो है, V0 का मान आपके पास में कितना आता है, V0 का मान आता है V0R स्क्वायर प्लस V0L स्क्वायर और इसका अंडर। इसका अंडर निकालने के बाद में आपके पास में मान आ जाता है V0 का। अब अगर अपने V0R और V0L के भी मान रख देते हैं इसमें, तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा। ठीक है, यदि आप लोग क्या करो, V0R जो है इसका और V0L जो है इसका भी मान रख देते हो, तब आपके पास में क्या बनेगा, V0R जो आप लोगों ने लिख रखा है ये किसके लिए लिखा है, आप लोगों ने प्रतिरोध के लिए लिखा है। और प्रतिरोध के लिए आप लोग जानते हो V = RI फॉर्मूला होता है। तो ये शिखर मान लिखा गया है इसका
V0R का, तब आपको V इक्वल RI जो सूत्र है उसके अंदर भी धारा का शिखर मान लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने लिख दिया V0R इक्वल I0R। V0L जो है वो किसके बराबर, I0XL के बराबर। यहाँ XL जो आपने लिख रखा है XL हो तो XL जो आप लोगों ने लिख रखा है ये प्रेरकीय प्रतिघात होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने 1-2 क्लास पहले पढ़ा था कि एक होता है प्रेरकीय प्रतिघात और एक होता है द्वितीय प्रतिघात। तो XL जो है वो क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है। ये मान आप लोग इसके अंदर रख दीजिए। एक बार के लिए V0 स्क्वायर के रूप में लिख रहा हूँ मैं इसे, तो V0R की स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ किसकी स्क्वायर आएगी, तो ये आएगी I0R की स्क्वायर प्लस V0L की स्क्वायर यानी I0XL की स्क्वायर। अब देखो यहाँ से I0 स्क्वायर बाहर ये बना R स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर, यानी आपके पास में V0 स्क्वायर का ये मान प्राप्त हो जाता है। I0 की स्क्वायर अगर आप लोग निकालो तो ये बनेगा V0 की स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसका आप लोग क्या कर देते हो, वर्गमूल कर देते हो, तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आपको प्राप्त होगा। V0 स्क्वायर जो है अनरूट करने की वजह से निरस्त हो जाएगी और यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसके अनरूट लग जाएगा। तो ये यहाँ पर स्क्वायर है, ये वाली स्क्वायर जो है वो यहाँ है, ध्यान रखना। आपने क्या किया है, यहाँ से कॉमन लिया है I0 स्क्वायर को, तो I0 स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ से R स्क्वायर, यहाँ से XL स्क्वायर जो आपके पास में बचेगा। और I0 स्क्वायर का जब आप लोग मान ज्ञात करोगे तो I0 स्क्वायर का मान ज्ञात करने पर आपके पास में बचेगा V0 स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसका अनरूट करोगे तो ये बनेगा R स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर और इसका अनरूट। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका शिखर मान आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं, I0 का मान आपको क्या मिल गया, I0 इक्वल V0 अनरूट R स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर, ठीक है। ये मान प्राप्त होता है आपको I0 का। और समीकरण नंबर लगा देता हूँ मैं इसे 6, क्योंकि समीकरण नंबर 5 आपको ये प्राप्त हुई थी। तो I0 जो है वो आपके पास में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। और शिखर मान कितना प्राप्त होता है, I0 इक्वल V0 अपॉन अनरूट R स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर। ये जो आपके पास में XL है, इस XL को अपने प्रतिघात कहते हैं। और जो आपके पास में टोटल टर्म आई है, ये टोटल टर्म जो है वो क्या प्रदर्शित कर रही है, टोटल टर्म इसकी बात कर रहे हैं अपने R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर की, यानी जो आपके पास में R स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर और इसका अनरूट जो है, ये प्रत्यावर्ती धारा जो है उसके मार्ग में प्रभावी रुकावट को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस प्रभावी रुकावट को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इसे अपने जानते हैं प्रतिबाधा के नाम से। ये जो प्रभावी रुकावट है इसे अपने क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ध्यान रखना, R प्रतिरोध, XL प्रतिघात और ये जो टोटल मान है इसे अपने किससे व्यक्त करते हैं, प्रतिबाधा से व्यक्त करते हैं। प्रतिबाधा को अपने Z से लिखते हैं, Z से। आप लोग चाहो तो इसे ZRL के रूप में लिख सकते हो, ये बताने के लिए कि ये RL परिपथ के लिए लिखा गया है, या सीधा Z भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर जो है वो किसे व्यक्त कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है प्रतिबाधा को, ठीक है। तो ये अपने किसे व्यक्त कर रहा है, ये प्रतिबाधा को व्यक्त कर रहा है। तो प्रतिबाधा के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रतिबाधा आरेख बना सकते हो। प्रतिबाधा आरेख देखिए किस प्रकार से बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ से आप लोग प्रतिबाधा आरेख भी बना सकते हो। तो प्रतिबाधा आरेख इस तरीके से बनेगा, ये P और ये फाई, ये O, ये A, ये B, ठीक है। और ये ZRL आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये बताने के लिए कि ये किसके लिए लिखा गया है, ये लिखा गया है RL परिपथ के लिए, ठीक है। RL आप लोग लिख सकते हो, पर अभी तो अपने पास में एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने, तो आपकी मर्जी है, सीधा Z भी लिख सकते हो आप लोग। और इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा प्रतिरोध R और इस साइड आएगा XL। XL मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, तो XL इक्वल होता है ओमेगा L के। और आपके पास में जो ZRL है ये किसके बराबर है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L की स्क्वायर और इसके अनरूट के बराबर है, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा L की होल स्क्वायर और टोटल का क्या है, अनरूट। तो ये आपके पास में प्रतिबाधा आती है। और ये जो प्रतिबाधा है
जेड आर एल ये एक्स एक्स के साथ में कितना कोण बना रही है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये प्रतिबाधा जो है वो एक्स एक्स के साथ में कोण बना रही है फाई। कितना कोण बनाते हुए स्थित है, तो ये फाई कोण बनाते हुए स्थित है। तो यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, कलांतर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात कर सकते हो आप लोग, यहाँ से कलांतर tan फाई जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हो। कलांतर फाई है तो tan फाई का मान आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो पहले तो आप लोग यहाँ से देखो कि अगर tan फाई का मान यहाँ से ज्ञात करना होता तो ये आपके पास में V0L है, तो V0L बटा क्या आ जाता, ये आ जाता V0R। कितना, V0L बटा क्या लिख देते, V0R लिख देते। और आप लोग जानते हो V बराबर होता है क्या, IR के, तो I0R बटे I0XL। I0 से I0 कैंसिल, तो आपके पास में बचता R अपॉन XL या R बटे ओमेगा L। यहाँ पर ये मान किसके बराबर है, tan फाई के बराबर है। तो अगर आपसे कलांतर पूछा जाता तो कलांतर फाई का मान आपके पास में कितना आता, कलांतर फाई का मान आता tan इनवर्स R बटे XL या ओमेगा L भी लिख सकते हो आप लोग। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, फाई इक्वल tan इनवर्स R बटे XL या ओमेगा L। तो ये आपके पास में मान आ जाता है किसका, tan फाई का। ठीक है, तो V0L बटे V0R। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते थे, इस मान को ज्ञात कर सकते थे। यहाँ पर थोड़ा देखना, ये V0L बटा V0R है। पहले V0R का मान आपको रखना पड़ेगा, तो ये XL बनेगा, ये R बनेगा, उल्टा हो गया ये पूरा ही। तो ये बना ओमेगा L बटा R। ठीक है, और ये बन जाएगा XL बटा R। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, ओमेगा L लिख सकते हो। ध्यान रखना मैंने लिखा है V0L, ये वाला V0L बटा क्या आएगा, V0R आएगा। मान मैंने इसका इसमें रख दिया था और इसका इसमें रख दिया था। आप लोग ध्यान रखना V0L जो है, V0L किसके बराबर है, तो V0L अपना बराबर है I0XL के, और V0R जो है वो किसके बराबर है, I0R के बराबर है। ठीक है, ये मान आप लोगों को इसके अंदर रखनी है। तो ये बनेगा I0XL और ये बनेगा I0R। I0 से I0 कैंसिल, तो ये बना XL बटा R या ओमेगा L बटा R। और इन्वर्स के रूप में लिखो तो फाई इक्वल बन जाता है tan इन्वर्स, और साथ में क्या आ जाएगा, XL बटा R आ जाएगा। ठीक है, और XL का मान भी आप लोग रखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो फाई इक्वल tan इन्वर्स ओमेगा L बटा R। ठीक है, तो कलांतर जो है, कलांतर का मान भी आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो ये सारे मान आप लोगों को इसमें याद रखने पड़ेंगे कलांतर वगैरह के। अब देखिए आगे, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इनके ज्यावक्रीय आरेख बना सकते हो, और ज्यावक्रीय के साथ साथ आप लोगों को इसमें फेजर आरेख भी बनाने पड़ेंगे। तो देखिए इनके ज्या आरेख और फेजर आरेख। तो यहाँ से आपके पास में एक तो समीकरण स्थित है V इक्वल V0 साइन ओमेगा t के रूप में, और दूसरी समीकरण आपके पास में आ जाएगी I के रूप में। तो I के रूप में आप लोग समीकरण लिखोगे, वो क्या लिखोगे, I इक्वल I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई। तो दो समीकरण आपके पास में प्राप्त होगी। परिणामी परिपथ की बात कर रहे हैं, तो परिणामी समीकरण V इक्वल V0 साइन ओमेगा t, V इक्वल V0 साइन ओमेगा t, और I इक्वल क्या मिलेगा, I इक्वल I0 साइन ओमेगा t माइनस का फाई। ठीक है, ये समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ओमेगा t माइनस फाई के रूप में आपको ये समीकरण प्राप्त होगी। दूसरा देखिए, अपने ये समीकरण कहाँ से लेकर के आए हैं, फाई की तो बात की जाए तो फाई तो ये आपके पास में क्या है, कलांतर है, यानी वोल्टेज और करंट जो है इसके मध्य क्या रहने वाला है, परिपथ के अंदर कलांतर रहने वाला है। तो वोल्टेज के लिए तो आप लोगों ने मान लिख दिया V इक्वल V0 साइन ओमेगा t, परंतु करंट की जगह आप लोगों ने क्या लिखा है, I इक्वल I0 साइन ओमेगा t माइनस का फाई लिखा है। यानी आपको ये तो पता था कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, कलांतर आएगा फाई। अब ये प्लस का फाई आएगा या माइनस का फाई आएगा, अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस का फाई लिख दिया। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये प्लस का फाई आएगा यहाँ या माइनस का आएगा। देखो आप लोग कैसे देखोगे, मैंने आपको बताया था कि आपके पास में 3 प्रकार के परिपथ है, तो सी तो अपने आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए 2 है। एक तो शुद्ध
प्रतिरोध युक्त परिपथ था, इसके अंदर आपने देखा था समीकरण प्राप्त हुई थी V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो L के लिए बात की थी हम लोगों ने, L के अंदर आप लोगों ने जो फेजर डायग्राम इसका बनाया था, तब आप लोगों ने देखा था कि V0 इस साइड आ रहा था और करंट जो आपका था वो 90 डिग्री क्या था, पीछे था, ठीक है। धारा जो थी वो 90 डिग्री क्या थी, वोल्टेज से पीछे थी। अब अपने दोनों को जोड़ रहे हैं, किसे आर की वजह से तो परिपथ के अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों समान कला के अंदर है, परंतु अगर एल को देखें तो एल की वजह से कलांतर कितना डिग्री कम हो रहा है, 90 डिग्री कम हो रहा है। यानी इस प्रकार के परिपथ के अंदर वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री आगे रहती है, या आप लोग बोल सकते हो कि जो आपके पास में करंट है वो 90 डिग्री क्या रहता है, पीछे रहता है। परंतु अब प्रतिरोध जुड़ा होने की वजह से दोनों को साथ जोड़ेंगे तो करंट जो है वो क्या रहेगी, वोल्टेज से पीछे रहेगी। अगर शुद्ध होता तब तो ये 90 डिग्री पीछे रहती, परंतु अब साथ में क्या जोड़ रखा है, आर जोड़ रखा है, तब ये 90 डिग्री की बजाय कितनी रहेगी, ये रहेगी फाई। अब फाई का मान कितना ही हो सकता है, फाई का मान 0 भी हो सकता है। अगर फाई का मान 0 कब होगा, जब एल हमारे पास में नहीं होगा। अगर फाई का मान 0 हो जाएगा तब दोनों होंगे समान कला में, और अगर यहाँ से आर आपके पास में उपस्थित नहीं हो, यानी आर का मान आप लोग 0 कर दोगे, तब आपके पास में फाई का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और समीकरण बन जाएगी आई इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बटा 2, जो ये हम लोगों ने लिख रखी थी। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को बनाना है इसके लिए फेजर आरेख और ज्या आरेख। तो सबसे पहले अपने इसमें ज्या आरेख खींचते हैं और फिर फेजर आरेख खींचेंगे। तो देखिए एक बार के लिए इसे, ये तो अपने किसके लिए खींच दिया, वोल्टेज के लिए खींच दिया। यहाँ 2 पाई अगर लिख देता हूँ तो यहाँ आप लोग पाई लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो, पाई बटा 2 लिख सकते हो और 3 बटा 2 पाई लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हम लोगों ने किसके लिए खींच दिया है, वोल्टेज के लिए खींच दिया है। अगर बात करें करंट की, धारा की बात करें, तो आप लोगों को याद होगा कि अपने जब ग्राफ खींचा था किसका, जब अपने बात कर रहे थे शुद्ध प्रेरक की, तो शुद्ध प्रेरक वाले में आप लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ को शुरू कर रहे थे, इस तरीके से। यानी ये 90 डिग्री क्या थी, इससे पीछे थी। तो 90 डिग्री पीछे थी तो अपने क्या किया था, इसे 90 डिग्री पीछे से शुरू किया था। अब ये न तो 90 डिग्री है और ना ही क्या है 0 डिग्री है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं स्थित है। तो इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इस साइड से अपने शुरू कर देते हैं। तो आपके पास में ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा, इस प्रकार से। ये जो ग्राफ आपके पास में ये किसका है, I0 का है, ठीक है। तो इस साइड V आ सकता है या I भी आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है। ये आपके पास में वोल्टेज का शिखर मान है और ये किसका शिखर मान है, करंट का शिखर मान है। याद कैसे रखोगे, तो मैंने आपको बता दिया कि शुद्ध प्रेरकीय जो परिपथ है उसकी सहायता से आप लोग दोनों बातें याद रखोगे। एक तो इसे भी याद रखोगे, दूसरा यहाँ से आप लोग इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में ये जो मान आया ये क्या है, फाई कला कोण से पीछे है। यानी आपके पास में ये जो मान है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये कितने का है, तो ये डिफरेंस जो है ये है आपके पास में फाई का। यानी फाई कला कोण का क्या है, इनमें फ़र्क है। इस डिफरेंस की बात कर लो, या फिर आप लोग यहाँ पर ये दर्शा सकते हो कि ये वाला जो डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है, तो ये डिफरेंस है फाई का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इनका ज्या आरेख ये बनाना है। अब देखिए फेजर आरेख अगर आपने इसका बनाए तो फेजर आरेख आप लोग किस प्रकार से बनाओगे, तो फेजर आरेख अगर आपने इसका बनाए तो सबसे पहले आपको V0 R का बनाना पड़ेगा और फिर अपने लिखेंगे V0 L का। तो देखिए इनका ये ज्या आरेख, और अब अगर अपने इसका बनाए कला आरेख, कला आरेख, तो इसे भी आप लोग बिल्कुल उसी से याद रख सकते हो, शुद्ध प्रेरकीय वाले से। उसके अंदर आप लोगों ने धारा को 90 डिग्री पीछे किया था, तो इसके अंदर अपने वोल्टेज के रूप में इसे लिखेंगे। तो जो L आने वाला है, VL जो आएगा वो क्या आएगा, VR से 90 डिग्री आगे आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं बना देता हूँ। देखिए एक तो बना देता हूँ मैं VR को, और इसी साइड आपका I आ जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, इसके 90 डिग्री कोण बनाते हुए इसके साथ में आ जाएगा VL। तो एक तो आपके पास में XX आ जाएगा, XX, और दूसरा आपके पास में आ जाएगा YX, और VR
और वी एल के रूप में आपके पास में समीकरण आ जाएगी। जो वी आर आपका है वो किसके बराबर है, तो वी आर बराबर है आई जीरो आर के। किसके बराबर है, आई जीरो आर के। और वी एल जो है, वी एल किसके बराबर है, आई जीरो एक्स एल के बराबर। आई जीरो एक्स एल की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल लिख सकते हो, यानी आप लोग लिख सकते हो वी एल इक्वल आई जीरो एक्स एल। अब देखिए परिणामी जो आएगा, परिणामी कहाँ से गुजरेगा, तो अपने जब शुरुआत में इसका डायग्राम बनाया था, जब अपने ये समीकरण प्राप्त की थी, तब आपने देखा था कि आई जो इनका परिणामी आएगा वो इन दोनों के मध्य से गुजरेगा। तो यहाँ इनका परिणामी जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से क्या गुजरेगा, इनका परिणामी गुजरेगा, जो कितना होगा, जो होगा v0। तो v0 आपके पास में जो है वो क्या है, परिणामी मान है। और परिणामी जो है वो आप लोग देख सकते हो कि परिणामी ये वाली समीकरण है v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी। एंगल कितना लिखा गया है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ एंगल लिखा गया है ओमेगा टी, और ये वाला जो एंगल है ये इसके लिए होगा। तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आपके पास में है ओमेगा टी। टोटल एंगल की बात कर रहा हूँ, ये टोटल एंगल आपके पास में कितना है, ओमेगा टी है। अब देखिए आई की अगर बात की जाए, यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है कि वी आर है, यहाँ क्या लिख रखा है, वी आर लिख रखा है। और आपको मैंने बताया था कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के लिए आर और आई जो होता है इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 का होता है। यानी शुद्ध प्रतिरोध की जब हम लोगों ने बात की थी तब हम लोगों ने देखा था कि v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी और i इक्वल i0 साइन ओमेगा टी, इस तरीके की समीकरण हमें प्राप्त हुई थी। यानी आपके पास में ये जो समीकरण है कौन सी, i इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, इसके अंदर जो I0 है वो इसी लाइन के अंदर आपको प्राप्त होगा। परंतु आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये तो ओमेगा टी बनाएगा, एक्स एक्स के साथ में कितना बना रहा है, ओमेगा टी बना रहा है, परंतु ये कितना बनाएगा, ओमेगा टी माइनस 5 बनाएगा। तो ये टोटल कोण आपके पास में जो है, ये टोटल कोण कितना है, टोटल कोण आपके पास में ओमेगा टी है। इसमें से ये कोण अगर आप लोग कम कर दोगे, ये कम कर दोगे आप लोग, तब आपके पास में एंगल जो बचेगा एक्स एक्स के साथ में, तो एक्स एक्स के साथ में इसके द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा, तो ये एंगल बचेगा ओमेगा टी माइनस का 5। ठीक है, यानी जो I0 वाली लाइन या जो VR वाली लाइन है ये कितना कोण बना रही है, ओमेगा टी माइनस का 5 कोण बना रही है। ध्यान रखना ये टोटल कोण बड़े वाला जो है ये तो कितना है, ओमेगा टी है। ठीक है, ये बड़े वाला तो ओमेगा टी है, और जो सिर्फ छोटा कोण यहाँ पर बन रहा है एक्स एक्स के साथ में ये बन रहा है ओमेगा टी माइनस 5, और ये जो परिणामी इसके साथ में बना रहा है 5 बना रहा है, और ये टोटल जो कोण बन रहा है ये इतना, ये कितना बन रहा है, ओमेगा टी बन रहा है। यहीं पर लिख देता हूँ ओमेगा टी, पर ध्यान रखना ओमेगा टी ये इतना कंप्लीट है, ये इतना जो पार्ट है ये ओमेगा टी है, ये 5 है, और ये कितना बच गया है, ओमेगा टी माइनस का 5 बच गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इनके ज्या आरेख और फेजर आरेख जो है वो बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ हम लोगों ने बनाए हैं, तो एक तो आप लोग इन्हें सीधा याद रख सकते हो, दूसरा आप लोग याद रख सकते हो इन दो समीकरणों की सहायता से। अगर आपके दो समीकरणें याद है कौन सी, v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी और i इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, अगर ये दो समीकरण आपके याद है तो आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, इनके फेजर आरेख बना सकते हो। बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जो हम लोगों ने शुद्ध प्रेरकीय परिपथ पढ़ा है या शुद्ध दारितीय जो परिपथ हम लोग, ये शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ और जो शुद्ध प्रेरक तो युक्त परिपथ पढ़ा था, उनकी सहायता से आपको क्या करना है, इन फेजर आरेखों को और ज्या आरेखों को बनाना है। और ये दोनों समीकरण भी आप लोग उनके अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा था कि v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी और i इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्रतिरोध के लिए, परंतु प्रेरकत्व के लिए दोनों के बीच में डिफरेंस आता है किसका, π/2 का। ये π/2 करंट जो होती है वो क्या होती है, पीछे रहती है, करंट 90 डिग्री वहाँ पर पीछे थी। तो अब आपको क्या करना है, ये 90 डिग्री नए रख करके कितना डिग्री पीछे करना है, फाई कलाकोण से पीछे करना है, और इन दोनों की सहायता से ये डायग्राम आपको बना देने हैं। इनको बनाते समय आप लोग उन डायग्राम को ध्यान रख सकते हो जो आप लोगों ने शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ के लिए बनाए थे। वहाँ पर जो आप लोग फेज डिफरेंस ले रहे थे वो π/2 का था। ठीक है, π/2 का फेज डिफरेंस था, और यहाँ पर कितना है, 5 का है। तो इन दोनों के बीच से कहीं से क्या करोगे, आप लोग इसे शुरू कर दोगे। जितना यहाँ पर इसे लेट शुरू कर रहे हो उतना लेट आप जाकर के क्या कर दोगे, इसे ख़त्म कर दोगे। इसके अलावा जब आप लोग ये बनाओ तो यहाँ पर आप सबसे पहले किसे बनाओगे, v इक्वल v0 साइन ओमेगा टी, इसे बनाओगे। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन सकता है। देखना एक बार के लिए, ये v0 अगर हो तो ये कितना बना, साइन ओमेगा टी, और ये आपका क्या आना चाहिए, ओमेगा टी माइनस 5 आना चाहिए। यानी इसमें से आपको कितना कम कर देना है, इसमें से आपको 5 कम कर देना है।
तो ये बन गया। तो ये कितना बना, ये 5 बना। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इसे बना सकते हो। और इसके साथ में 90 डिग्री के साथ में कौन होता है, इसके साथ में 90 डिग्री के साथ में होता है आपके पास में VL, और इसी साइड कौन होता है VR, और ये क्या है आपका परिणामी है। तो इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इनके आरेख जो है वो बना सकते हो। जितने फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को आप लोग जरूर याद रखना, स्पेशल कलांतर के लिए यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो फाई = tan−1 XL/R इसका होता है कलांतर, और I0 और ये सारे मान।